हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभी यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी लक्ष्य टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 बायोलॉजी सेक्शन के जो आपके क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब सिर्फ समझ आ रहा है कि बच्चों में होती बीमारी। क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। क्रेटिनिज्म का मतलब होता है जड़ मानवता, हिंदी में बोलते हैं जड़ मानवता। इस बीमारी में थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। बच्चा फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड हो जाता है, एबनॉर्मल होता है शारीरिक, मानसिक और लैंगिक रूप से। कुल मिला के बच्चा मंद बुद्धि हो जाता है, एबनॉर्मल रहता है। उसका आईक्यू लेवल यानी बुद्धिमत्ता जो होती है वो भी काफी कम होती है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो रहा है तो पहली बात तो बीमारी हाइपो कंडीशन में हो रही बेटा, तो सही आंसर बनना चाहिए हाइपोथायरॉइडिज्म। सिंपल क्वेश्चन है, ए इज द आंसर, हाइपोथायरॉइडिज्म। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which of the following best describe the functions of corticosteroid hormones? क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहला है, आपको नीचे कुछ फंक्शंस दिए हैं और आपसे ये पूछा गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शंस पूछे। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करते? जी हां, बिल्कुल करते हैं। ये भाई साहब बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल की। क्या वो स्टिमुलेट करते हैं सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को? जी हां, बिल्कुल करते हैं। ये बात कर रहे हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की। क्या वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रभावित करते हैं? जी हां, बिल्कुल करते हैं। अगेन बात हो रही है कॉर्टिसोल की। याद करिए, कॉर्टिसोल आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। क्या वो आपके आयनिक और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को प्रभावित करते हैं? जी हां, यहां पर बात हो रही है एल्डोस्टेरॉन की। तो क्योंकि सभी विकल्प, सभी ऑप्शन, सभी बातें सही हैं तो आंसर आना चाहिए ए, ऑल। ऑल इज द आंसर, सभी आंसर्स सही है। 102 का आंसर ए आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। सोडियम पोटेशियम पंप की बात हो रही है बाबूजी। सोडियम पोटेशियम पंप न्यूरॉन में पढ़ा था अपन ने भाई साहब। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में कुछ बातें, एक्टिवली काम करता है। अगर एक्टिवली काम करता है, सक्रिय रूप से काम करता है, इसका मतलब ये एटीपी का यूज करेगा बेटा। काय का यूज करेगा? एटीपी का, तभी तो एक्टिव हो पाएगा। उसके बाद में बात आती है कि ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, सांद्रता विभव के विरुद्ध कार्य करेगा। याद रखना, ये हमेशा और हमेशा 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है ये यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। 3 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम आयंस इनटू द सेल। तो करेक्ट आंसर इज बी, बॉम्बे जो है वो इसका सही आंसर है बेटा। 103 का सही आंसर है बॉम्बे। आगे बढ़ते बेटा जी। 104, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहां पाया जाता है? लोकेटेड। याद करिए, कॉकलिया में पढ़ा था अपन ने। कॉकलिया में 3 चैम्बर्स बताए गए थे आपको। ये आपकी रेसनर मेम्ब्रेन थी, ये आपकी बैसिलर मेम्ब्रेन थी। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपको एक स्ट्रक्चर मिला था और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया गया था? कॉकलिया। सो दिस इज द कॉकलिया। अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, सॉरी नॉट कॉकलिया, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है ना।
दिस इज द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ओके, सो ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है बाबू? तो बेसिलर मेम्ब्रेन पे। दिस इज द आंसर। ए वाला जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 104 का ए। 105 डीपोलराइजेशन मतलब जब इंपल्स बह रही है उस समय की बात हो रही है, आवेग की बात हो रही है। और जब आवेग होता है, जब आवेग बनता है, तो याद करो मैंने अब क्या बताया था। सोडियम भाई साहब अंदर आए थे, सोडियम का रैपिड इनसाइड मूवमेंट आया था। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा? सोडियम आयंस रैपिडली मूव टू द इनसाइड ऑफ द सेल। ए इज द करेक्ट आंसर। 105 का आंसर ए है बेटा जी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 106 की तरफ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है बाबूजी। आपको अभी तक जितने भी टेस्ट हो चुके हैं, 11वां टेस्ट है ये, आपने देख ही लिया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लाइन टू लाइन होते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है, मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट कौन सी मूवमेंट प्रदर्शित करती हैं? अमीबॉइड मूवमेंट, जिसको आप बोलते हो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। कूटपाद बनाता है, सूडोपोडिया बनाता है और उसी की मदद से मूवमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है बाबू। क्या पूछा गया आपसे, देखते हैं। रिब्स के बारे में पूछा गया है, रिब केज के बारे में। बेटा जी ट्रू रिब्स तो पहले शुरुआत की 7 होती है, ये आपको ही पता है। फॉल्स होती है 8, 9, 10। फ्लोटिंग होती है 11 और 12। स्टर्नम होती है 1। तो बस ये हो गया मैच द कॉलम। देख लेते हैं कहां जम रहा है। ए का थर्ड है, ए का थर्ड। बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट। सी का सेकेंड, सी का सेकेंड। डी का फोर्थ। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर डी है, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, 108 पे आ गए हैं। किडनी के अलावा कौन गंदगी को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है? याद करो, स्किन से स्वेट निकल रहा था, लंग्स से CO2 और H2O निकाले गए थे, लिवर से बाइल जूस के माध्यम से और बाइल पिगमेंट्स को गंदगी बताया गया था। मतलब सभी कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आंसर आएगा दिल्ली। 108 का आंसर दिल्ली है। आगे बढ़ते बेटा 109 काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत सिंपल, प्रतिधारा प्रवाह प्रणाली। काउंटर करंट कहां पे चलता है? तो पहले तो ये देख लो कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में है। तो देख लीजिए एक ही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इस वाले में केवल लूप ऑफ हेनले है, इसमें भी केवल लूप ऑफ हेनले है, इसमें केवल वासा रेक्टा है। लेकिन अगर आप इस वाले को देखते हैं तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले भी दिया हुआ है और वासा रेक्टा भी दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर विल बी 109 का दिल्ली, बिटवीन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 110 की तरफ। लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, सबसे कम जहरीला नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। अरे भैया 3 बताए थे, एक बताया था अमोनिया, अरे भैया दूसरा बताया था यूरिया, भैया तीसरा बताया था यूरिक एसिड। बिट्टू जी सबसे कम जहरीला बताया था यूरिक एसिड। तो करेक्ट आंसर आएगा सी, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला, याद रखिएगा। 111 सेकेंड हार्ट साउंड। भैया 2 हार्ट साउंड होती है, धक धक करने लगा, लब और डब। ये फर्स्ट वाली आती है कस्पिड वॉल्व की वजह से, बाय कस्पिड और ट्राई कस्पिड। ये आती है सेमिल्यूनर वॉल्व की वजह से, एओर्टिक वॉल्व जो होती है आपकी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी सेमिल्यूनर वॉल्व्स। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर बॉम्बे है, बॉम्बे मतलब बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 112 की तरफ। भैया मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा मतलब साइज में बड़ी हैं, ये बनके तैयार होती हैं आपकी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। असलियत में ये प्रिकर्सर्स हैं। प्रिकर्सर्स किसकी, शुरुआत किसकी? प्लेटलेट्स की। ध्यान से सुनना बाबू, क्लास में वैसे तू पढ़ चुका होगा,
बोन मैरो में जब मेगा कैरियोसाइट बनती हैं तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है। थ्रोम्बोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो ब्लड वेसल्स में आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाती हैं। तो ब्लड वेसल्स में उनको छोड़ने से पहले उनको ब्रेक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। वो जो तोड़ा जाता है वो किस में तोड़ा जाता है? प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 112 इज दिल्ली, डी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन क्वेश्चन। 100 ml ऑक्सीजनेटेड, ये ध्यान देना रे, ब्लड कैसा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन युक्त है। वो सामान्य नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना O2 कैरी करेगा? 5 ml। 5 ml O2 will be carried by 100 ml of oxygenated blood। ठीक है, 113 का आंसर ए। 114 अगेन एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यहाँ पे टेबल में दो कंपोनेंट्स थे, वन वाज द ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन वाज द CO2, और सबके पार्शियल प्रेशर दिए हुए थे अलग अलग, कि भैया एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, आपके टिश्यू में कितना होगा, और ब्लड में कितना होगा, आर्टरीज में, वेन्स में कितना होगा, ऐसा। यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है? ऑक्सीजन का। सीक्वेंस क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर, उसके बाद एल्वियोलाई, यहाँ पे कॉमा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट आंसर विल बी सी। रटने वाला क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। 114 का सही आंसर जो है दैट इज सी, कैलकाटा। ओके, आगे बढ़ते बेटा। 115 115 पे आ गए। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन फोर्सफुली, मतलब दम लगा के हईशा करना है यहाँ पे, एक्सेल आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल ब्रेथ। गहरी सांस लेनी है, अच्छी खासी गहरी सांस, और उसके बाद जितनी ज्यादा सांस आप छोड़ सकते हैं वो पूरी की पूरी छोड़ देनी है। दोनों को प्लस करने का बोला गया है, और प्लस करने के बाद जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा ये बोला गया है। असलियत में आपके फेफड़े की क्षमता, कैपेसिटी नापने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटी नापी जा रही है, मतलब इट इज वाइटल कैपेसिटी। क्या है? वाइटल कैपेसिटी। 115 का आंसर डी है, 115 का आंसर दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं 116 की तरफ। अगेन एनसीईआरटी की लाइन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कैसे होता है? बेटा इसका सबसे ज्यादा सही आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सोडियम आयंस के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे जाके जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सोडियम आयन ट्रांसपोर्टर्स करके कुछ होते हैं, उनकी मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का। 116 का आंसर आगरा है। ठीक है, 117 पहली बात तो देखिए क्या बोला जा रहा है, चाइलोमाइक्रॉन्स या काइलोमाइक्रॉन्स आर कंसर्न्ड विथ, किससे संबंधित होते हैं? देख बेटा ये फैट के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं। फैट्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो चाइलोमाइक्रॉन्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेकडाउन हो जाने के बाद हुआ, अब इनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। इनको बनाया ही किसके लिए गया है? एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है ना? तो सही आंसर जो आएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। डाइजेशन तो हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। जब वो चीज डाइजेस्ट हो गई तब अब उसका क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमने बना के तैयार करे हैं चाइलोमाइक्रॉन्स। समझ आ गई बात? 117 का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन। ओके, ट्रिप्सिन पहली बात तो ये देख लेते हैं कहां पे यूज होता है, कहां पे नहीं होगा। देख बेटा स्टमक में नहीं होगा, स्टमक में केवल एक काम आएगा, वो है पेप्सिन। यहां पर भी नहीं है क्योंकि यहां पर भी स्टमक हो गया, ये भी आंसर नहीं है। मैं तेरे को बता रहा हूं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, भले पता ना भी हो तो भी आसानी से हो सकता है। अब फिर ये दूसरी बात बोल रहा है कि डिओडेनम, हाँ तो डिओडेनम तो सही है, डिओडेनम में ही काम करेगा ट्रिप्सिन। लेकिन तू बता कि डिओडेनम में मीडियम एसिडिक होता है या अल्कलाइन? भैया डिओडेनम में पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, डिओडेनम में आपका बाइल जूस आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? अल्कलाइन। तो करेक्ट आंसर, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन डिओडेनम इन अल्कलाइन मीडियम, क्षारीय वातावरण में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा गया। अगेन करेक्ट मैच पूछा गया आपसे, करेक्ट मैच द कॉलम के बारे में बताना है आपको। IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, नाम से समझ आ रहा है, इट इज इंडोल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको इससे जोड़ देते हैं। फर्स्ट का B है। सेकंड जिबर्लिक एसिड जो है टर्पीन्स की कैटेगरी में आती है। इथिलीन गैसियस फॉर्म में होता है और ये प्यूरिन डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो जो मैच सही लग रहा है इट इज ए। 119 का आंसर ए आएगा। मैच द कॉलम है प्लांट हार्मोन्स वाला चैप्टर जो है आपका, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। अगेन प्लांट हार्मोन्स का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा बेटा। ठीक है, और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ऑक्सिन्स, ठीक है, फोटो, ठीक है, ए का 2 आ रहा है बेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड जिबर्लिक एसिड का एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट होता है, अपोज में काम करेगा। इथिलीन जो है वो फ्रूट राइट में काम करता है, फलों को पकाने में मदद करता है, गैसियस फॉर्म में होता है। कच्चे फल पे भी अगर इथिलीन का गैसियस फॉर्म में यूज करा जाए तो वो फल पक जाते हैं। मैक्सिमम कोल्ड स्टोरेज वगैरह में फलों को आर्टिफिशियली पकाया जाता है, तो वो इसी प्रकार से पकाया जाता है। देखते हैं क्या बन रहा है। ए का 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, देन ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, सी का 3rd। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। 120 का आंसर बी है, बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज सिंपल पायरुवेट। ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको हम 2-3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कर देंगे, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जिसको कहा जाता है। द करेक्ट आंसर विल बी ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज पायरुवेट। ठीक है, फिर इसी को हम लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करेंगे और एसिटाइल कोए विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 122 पॉसिबल साइट, स्थान, जगह पूछी जा रही है साइक्लिक यानी चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन का। स्ट्रोमल लेमेला, सिंपल आंसर, व्हाट इज द साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? स्ट्रोमल लेमेला। याद रखने वाली बात है बेटा ये। 122 का आंसर दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो भी लेग्यूमिनस प्लांट में। लेग्यूमिनस पौधों में जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करवाया जाता है या स्थिरीकरण होता है, वो पौधे जब स्थिरीकरण करेंगे तो पहले बनने वाला स्थायी उत्पाद अमोनिया होता है। याद करिए, क्या पढ़ा था अपन ने इसको क्लास में? पहला जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अमोनिया। तो 123 का आंसर बॉम्बे है। आगे बढ़ते हैं 124 की तरफ। प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द अपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट देख लेते हैं। अपोप्लास्ट रिलाइज ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जी नहीं। सिम्प्लास्ट इज नॉन लिविंग, जी नहीं, ये गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है, नहीं। ठीक है, अपोप्लास्ट इज नॉन लिविंग स्पेस एंड सेल वॉल, जी हाँ, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो प्राइमरी डिफरेंस जो होता है, मेन मुख्य अंतर अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बीच में, वो ये है कि अपोप्लास्ट असलियत में नॉन लिविंग एम्प्टी स्पेस होती है, जगह होती है जो सेल वॉल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आ रहा है बेटा 125 की तरफ। प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, सेल जो है भाई साहब वो कैसी है? प्लाज्मोलाइज्ड। इसका मतलब वो पूरी तरह से श्रंक हो चुकी होगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपने या तो उसको पानी में रख दिया है या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो ये जो सॉल्यूशन है यहां पर, ये हाइपोटोनिक है। कैसा है? हाइपोटोनिक। ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हैं क्या होगा, पानी बाहर की तरफ से अंदर एंटर करेगा, एंडोऑस्मोसिस होगा।
अब बेटा जी अगर एंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी अगर अंदर एंटर कर रहा है तो जो टर्गर प्रेशर है, टर्जिडिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है टर्गर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज। द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 125, 125 का सही आंसर है सी, यानी कि कैलकाटा। ठीक है, ओके। सो ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हुए 101 से लेकर 125 तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।